नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपसे कहा गया था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के हर सेगमेंट पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी। उसी क्रम में आज साइकोलॉजिकल टेस्ट की सेकंड बैटरी यानी कि दूसरी बैटरी का जो टेस्ट है उसके ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। इसका नाम है टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस, यानी कि दिशा समझने की योग्यता का परीक्षण। इस टेस्ट के अंतर्गत 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें 2 टेबल टाइप के होते हैं और एक घड़ी प्रकार का होता है। आरडीएसओ के द्वारा इस टेस्ट को हल करने के लिए आखिर क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। दिया गया है कि इस परीक्षण में आपको अक्षरों के एक समूह का पैटर्न देखने को दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ये अक्षरों का ये पैटर्न है, जिसे तालिका भी कहते हैं, दिया जाएगा और पैटर्न में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पैटर्न के अक्षरों में से एक अक्षर होगा। आपको यह तय करना है कि कौन सा अक्षर सही उत्तर है। एक चीज यहाँ पर डिमार्केट करने की जरूरत है कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है यह एक अक्षर होगा। जो भी चीज उत्तर में आएगी वह एक अक्षर होगा। अब आखिर क्वेश्चन पूछता कैसे है? क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि क्वेश्चन के द्वारा हमें डायरेक्शन दिया जाता है। जैसे रीजनिंग का चैप्टर एक है, दिशा और दूरी। उसमें यह होता है कि आप 5 किलोमीटर उत्तर चलिए, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलिए, 2 किलोमीटर दाहिने चलिए और अंतिम में आप कहाँ पहुंचे इसकी दिशा बताइए। ठीक इसी तरह, क्योंकि वह किलोमीटर में नहीं है, यहाँ पर टेबल में है, तो जो क्वेश्चन के द्वारा डायरेक्शन बताया जाएगा उसी के अनुसार हम लोग मूवमेंट करेंगे। उसी मूवमेंट को समझना जरूरी है। आखिर कितने प्रकार के मूवमेंट है उसी को समझना। पहला है पंक्ति में। पंक्ति में मूवमेंट होता है बाएं से दाएं। दूसरा मूवमेंट है दाएं से बाएं। दूसरा, कॉलम में कैसे मूवमेंट करेंगे इसको देख लेते हैं। कॉलम यानी कि स्तंभ। ये पहला मूवमेंट होगा ऊपर से नीचे, और दूसरा नीचे से ऊपर। तीसरा मूवमेंट है डायगोनल यानी कि विकर्णवत। हम डिटेल में जब समझेंगे उसमें ये समझेंगे कि किसके विकर्णवत। और चौथा मूवमेंट है दक्षिणावर्त और वामावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, या इसे हम लोग बोल देते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। इस टेबल पर कुल 4 मूवमेंट होते हैं। इसी के द्वारा जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके डायरेक्शन को हम लोग समझकर मूवमेंट करके वो अक्षर निकाल लेंगे जो हम लोगों को उत्तर में चूज करना होगा। तो एक एक करके समझते हैं कि आखिर मूवमेंट कैसे करना है।
इसमें 5 पंक्ति है, 5 कॉलम है। पंक्ति 1 ए है, जिसमें अक्षर है ए बी सी डी ई। उसी तरह पंक्ति 2 में ई ए बी सी डी। कॉलम भी 5 है। कॉलम 1 ये है, जिसमें अक्षर है ए ई डी सी बी। कॉलम 5 ये है, जिसमें अक्षर है ई डी सी बी ए। अब इसमें मूवमेंट कैसे करेंगे? क्वेश्चन में दिए गए डायरेक्शन के अनुसार एक एक करके समझ लेते हैं। पंक्ति में मूवमेंट कैसे करेंगे? ये पंक्ति है। पंक्ति का हमने बताया अभी कि पंक्ति में 2 मूवमेंट होते हैं, एक बाएं से दाएं। इसका मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पंक्ति 1 में बाएं से चौथा अक्षर, तो बाएं से इस डायरेक्शन से चलेंगे और 1 2 3 चौथा अक्षर हो जाएगा डी। अगर ये कहा कि पंक्ति में बाएं से, पंक्ति 5 में बाएं से दूसरा अक्षर, तो बाएं से दूसरा अक्षर, ये मूवमेंट हुआ बाएं से दाएं। अब दूसरा मूवमेंट है दाएं से बाएं, जो कि इस साइड से दाहिने से बाएं ओर होगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि पंक्ति 4 में दाएं से पांचवा अक्षर, तो दाहिने से, पंक्ति 4 में दाहिने से पांचवा अक्षर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सी होगा। उसी तरह अगर ये पूछ दिया कि पंक्ति 1 में दाहिने से दूसरा अक्षर, पंक्ति 1 में दाहिने से दूसरा अक्षर डी होगा। एक चीज अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जिसमें कि उसने अगर संदर्भित नहीं किया कि ये बाएं से है या दाएं से, उदाहरणतः ये क्वेश्चन पूछे कि पंक्ति 1 में पांचवा अक्षर कौन सा है, क्योंकि इसमें दाएं और बाएं का कहीं जिक्र नहीं किया है, तो इसमें अंडरस्टूड होता है कि लेफ्ट साइड से लेते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। अगर यह कहीं नहीं बताया है कि आपको दाएं से चलना है या बाएं से, तो उसमें लेफ्ट साइड से ही चलते हैं। पंक्ति 1 में पांचवा अक्षर, यानी कि सीधे आप बाएं ओर से काउंट करेंगे, यानी कि आपका उत्तर ये होगा। पंक्ति 3 में तीसरा अक्षर ये होगा। कहीं इसमें बताया नहीं गया है कि आप लेफ्ट से चलेंगे या राइट से, तो आप ये मान के चलेंगे कि हम लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से दिया हुआ है। ये तो हो गया पंक्ति में मूवमेंट। अब कॉलम में देखते हैं। कॉलम में भी 2 मूवमेंट होते हैं, एक ऊपर से नीचे और एक दूसरा नीचे से ऊपर। अगर क्वेश्चन में ये डायरेक्शन दे रहा है कि कॉलम चौथे में ऊपर से चौथा अक्षर, ऊपर से चौथा अक्षर 1 2 3 4, ये कॉलम 4 है, ऊपर से चौथा अक्षर। कॉलम 2 में ऊपर से पहला अक्षर, कॉलम 2 ये है, ऊपर से पहला अक्षर बी।
ये तो ऊपर से हो गया। अब नीचे से ऊपर क्वेश्चन में ये देगा कि कॉलम तीसरे में नीचे से चौथा अक्षर, कॉलम 3 ये है और नीचे से मूवमेंट करना है, नीचे से चौथा यानी कि 1 2 3 और ये चौथा बी। कॉलम 1 में नीचे से दूसरा अक्षर, कॉलम 1 ये है तो नीचे से दूसरा है, पहला और ये दूसरा सी। इसमें भी ठीक उसी तरह जिस तरह पंक्ति में अगर दायां या बायां नहीं दिया है, दाएं से या बाएं से मूवमेंट करना है, अगर इसमें भी डायरेक्शन ये नहीं बताया कि ऊपर से या फिर नीचे से मूवमेंट करना है, तो इसमें ये मान के चलेंगे कि ऊपर से मूवमेंट करना है। जैसे अगर ये कह रहा है कि कॉलम 5 का चौथा अक्षर, ये इसमें कहीं नहीं बताया है कि आप ऊपर से मूवमेंट कीजिए या फिर नीचे से, तो ये मान के चलेंगे कि ऊपर से मूवमेंट करना है। तो कॉलम 5 का चौथा बी हो जाएगा, ऊपर से काउंट करेंगे। कॉलम 3 का पहला अक्षर ये सी, ये अंडरस्टूड होता है। अगर ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं है तो पंक्ति में बाएं से चलेंगे और कॉलम में ऊपर से चलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है से और के। किसी अक्षर से सबसे पहले इसको ग्रिड वाइज कर लेते हैं क्योंकि आपको ठीक से समझ में आए इसलिए। जैसे अगर के और से के कॉन्सेप्ट को अगर यहां देखें कि किसी अक्षर के दाएं या फिर से दाएं, इसमें क्या अंतर है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। अगर ये कह रहा है कि पंक्ति 3 के दूसरे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, पंक्ति 3 के दूसरे अक्षर, हमने अभी बताया कि अगर दाएं या बाएं मेंशन नहीं कर रहा है तो लेफ्ट साइड से लेंगे, बाईं ओर से ही लेंगे, ये अंडरस्टूड है। तो पंक्ति 3 के दूसरे अक्षर ई के दाएं तीसरे अक्षर, अगर के दाएं कह रहा है यानी कि इस अक्षर को छोड़ करके गिनेंगे, तो पहला अक्षर हो जाएगा ये 1 2 और ये हो जाएगा तीसरा यानी कि सी। ई के दाएं तीसरा अक्षर सी होगा। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि पंक्ति 3 के दूसरे अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर, इसमें कौन सा होगा देखते हैं। अगर से दाएं बोले, पंक्ति 3 के दूसरे अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर, अगर से दाएं बोले तो उस अक्षर को भी काउंट करेंगे जिससे बोला है, यानी कि हमें ई से बोला है कि ई से दाएं तीसरा, तो ई से ही शुरुआत करेंगे, ई को साथ सम्मिलित करके। अगर से दाएं बोला है तो सम्मिलित करके, जिस अक्षर से बोला है उसको सम्मिलित करेंगे, उसको साथ में लेंगे, यानी कि ई पहला हो जाएगा, ए दूसरा और बी तीसरा। ई से दाएं बी होगा और ई के दाएं सी होगा। ई से दाएं तीसरा, के दाएं, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा समझ लिए। अब ये समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो फिर एक अक्षर का गैप हो जाता है जो कि उत्तर गलत हो जाएगा उससे।
अब अगला मूवमेंट है विकर्णवत। आखिर विकर्ण होता क्या है? इस पंक्ति डायगोनल, तो डायगोनल आपको पता है कि अगर कोई वर्ग है या फिर आयत है तो डायगोनल ये होगा विकर्ण। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। पंक्ति 1 रो 1 का डायगोनल क्या होगा? उसके ठीक सामने वाले अक्षर से डायगोनल चलेंगे ये, यानी पंक्ति 1 का विकर्ण होगा ए ए ए ए ए। डायरेक्शन ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिए गए डायरेक्शन के अनुसार हम लोगों को मूवमेंट करना है, तो डायरेक्शन हमें ध्यान रखना है। अब इसमें देखें कि कॉलम जो कि स्तंभ है, इसका डायगोनल क्या है, विकर्ण क्या है? इसका भी विकर्ण वही होगा क्योंकि इसके ठीक नीचे जो है यही है, इसका विकर्ण भी यही होगा सेम। स्तंभ ए एक का विकर्ण यही होगा। अब पंक्ति 5 का विकर्ण, पंक्ति 5, अब इसके सामने अक्षर है बी। अब डायगोनल इसमें ये होगा बी डी ए सी ई। इसमें डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे, डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना है। तो पंक्ति 5 का विकर्ण होगा बी डी ए सी और ई। अब कॉलम 5 का, कॉलम 5 का विकर्ण होगा तो यही, लेकिन इसकी डायरेक्शन विपरीत होगी। इसको गिनेंगे ई सी ए डी बी। तो स्तंभ 5 का विकर्ण क्या होगा? ये होगा ई सी ए डी और बी। इसका डायरेक्शन कॉलम 5 का, यानी कि जब हम मूवमेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। एक और बच जाता है क्योंकि वहां पर नोमेनक्लेचर नहीं है किसी का, तो इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि नीचे दाहिना कोना, सबसे नीचे दाहिना कोना, ये जो कोना है यहां से विकर्ण बनाएंगे। सबसे नीचे दाहिने कोने का विकर्ण, ये क्या होगा? ये होगा इसका भी ए ए ए ए और ए, लेकिन डायरेक्शन इसमें ध्यान रखेंगे, ये नीचे से मूवमेंट करेंगे इसमें। ये हो गया क्योंकि हमने देखा कि पंक्ति 1 का डायगोनल निकाल रहे हैं, देख रहे हैं अगर डायगोनली मूवमेंट करना है तो यहां से जो भी निर्देश होगा यहां से मूवमेंट करेंगे, यहां ए से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि पंक्ति 1 के पहले अक्षर का डायगोनल क्या है, यानी कि पहला अक्षर कौन सा है? ए। अब इसका विकर्ण क्या होगा? तो अगर ए का विकर्ण जानना है तो ए को छोड़ करके बाकी जो उसके डायगोनल में आएंगे वो होंगे, यानी कि ए का विकर्ण हो जाएगा ए ए ए ए। अब डायरेक्शन रहेगी
नीचे की ओर। उसी प्रकार अगर ये कहे कि स्तंभ 5 का पहला अक्षर या फिर ऊपर से पहला अक्षर यानी कि ई, इसका विकर्ण क्या है? इसका विकर्ण होगा, ई को छोड़ देंगे यहाँ पर क्योंकि ई का ही विकर्ण पूछा है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा सी, ए, डी और बी, और डायरेक्शन नीचे रहेगी। ठीक उसी प्रकार पंक्ति 5 के पहले अक्षर या फिर बाएं से पहले अक्षर का विकर्ण क्या होगा? सेम उसी तरह आप देख लीजिए, डी, ए, सी, ई। अब यहां पर एक और, जो कि ये ए बचा हुआ है, यानी कि पंक्ति 5 का आखिरी अक्षर या फिर पंक्ति 5 में बाईं ओर से पांचवा अक्षर या फिर कॉलम 5 का आखिरी अक्षर या फिर कॉलम 5 का ऊपर से पांचवा अक्षर। अगर ये कहे तो ये ए है। अगर इसका डायगोनल पूछे तो इसको, ये होगा डायगोनल, इसको इरेज कर देते हैं। इस ए का डायगोनल होगा ए, ए, ए और ए, लेकिन डायरेक्शन जब मूवमेंट करेंगे तो ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक, यानी कि हमने देखा कि पंक्ति 1, पंक्ति 5, कॉलम 5 और नीचे दाहिनी ओर, सबसे नीचे दाहिनी ओर के विकर्ण एक आ रहे हैं, केवल एक एक विकर्ण है। और इन पहले पंक्ति 1 का पहला अक्षर, पंक्ति 5 का पहला अक्षर, कॉलम ए का पहला अक्षर, और ये जो कोने कोने पर है उनका भी विकर्ण एक एक है, एक एक विकर्ण है, यानी कि मूवमेंट केवल एक दिशा में होगी। आखिर बताने का मतलब यही है कि एक विकर्ण क्यों बताया जा रहा है इसमें, यानी कि मूवमेंट एक ही दिशा में होगी। अगर क्वेश्चन ये दे दे कि पंक्ति 1 के पहले अक्षर के विकर्णवत चलते हुए आप इस अक्षर पर जाइए, तीसरे ए के विकर्ण के तीसरे अक्षर पर जाइए तो ए का विकर्ण का तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने पंक्ति, कॉलम और कोने कोने के जितने भी अक्षर थे उनके विकर्ण जान लिए हैं, और बचे हुए अक्षर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रिड बना देते हैं, थोड़ी आप लोगों को समझने में सहूलियत हो रही होगी। पंक्ति अक्षर ए, ई, बी, ए को हमने देख लिया है। अब बचे हैं ये बी, सी, डी, ई, डी, सी, सी, डी, ई और ये डी, सी, बी। इनके दो दो विकर्ण होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। बी का डायगोनल सबसे पहले इसको इरेज करें ताकि क्लियरली समझ में आए। जिसका डायगोनल निकालना है वही सामने रहे। ठीक, अब बी का डायगोनल क्या होगा? बी का डायगोनल होगा यहाँ लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर नीचे, और बी का डायगोनल ये होगा दाहिनी ओर नीचे। क्योंकि यहाँ नीचे ही आ रहे हैं तो दाहिनी ओर
यहाँ नीचे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों डायगोनल नीचे ही हैं, इसलिए बाईं ओर और दाईं ओर ये बोलने से क्लियर पता चल जाएगा कि किस डायगोनल की बात हो रही है। तो डायरेक्शन में ये कहेगा कि बी के विकर्णवत चलने पर तीसरा अक्षर कौन होगा। तो बी के विकर्णवत हम चल रहे हैं, तीसरा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये होगा तीसरा। अब आप सोच रहे हैं कि इधर क्यों नहीं आया, तो इधर केवल एक ही अक्षर है, इधर तीसरा अक्षर तो है नहीं कहीं, तो तीसरा अक्षर इसी में हो सकता है। अगर ये पूछे कि बी के डायगोनल पहला अक्षर, तो इसमें ये कंफ्यूजन वाला मामला है, ये यानी कि पहला इसमें भी है और पहला इसमें भी है। तो उसमें क्वेश्चन में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसमें डायरेक्शन दिया रहेगा, आप लेफ्ट साइड बाईं वाला डायगोनल या फिर दाहिने वाला डायगोनल में जाएंगे। इसमें लिखा रहेगा कि बी के बाएं डायगोनल विकर्णवत, बी के बाईं ओर विकर्णवत चलिए और आप पहले अक्षर को बताइए कि कौन सा है। अगर बाईं ओर विकर्णवत चल करके पूछ रहा है तो ये ई होगा, और दाहिने ओर तो बी होगा। इसमें एक चीज यही ध्यान देने वाली बात है, अगर तीसरा अक्षर बी के विकर्णवत, तीसरा अक्षर विकर्ण पर से तीसरा अक्षर अगर बोल रहा है तो ये दाहिनी ओर ही है। इसमें वो डायरेक्शन ये नहीं बताएगा कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड। अब इसी में सी का विकर्ण, सी का विकर्ण होगा बाईं ओर ए और डी और दाहिनी ओर सी। उसी तरह डी और ये बी ई सी। इसमें डायरेक्शन का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि डायरेक्शन ये नीचे की तरफ ही होगा। उसी तरह यहाँ से ई है, डी है, सी है, इसके भी डायरेक्शन, यहाँ से ये ई के डायरेक्शन विकर्ण जो है ई होंगे और ऊपर बी होगा, क्योंकि जिस अक्षर का हम विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं मूवमेंट करने के लिए, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह बाकी जो बचे हुए हैं जिनके दो दो विकर्ण होंगे, वो है वो है सी डी ई, इनके भी विकर्ण ये होगा, ये इनका होगा ये और ये, सी का होगा ये और डायरेक्शन का इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बचे अक्षर बीच में जो है 9। बाकी सभी का हम लोग डायगोनल निकाल लिया है, बाकी बचे ये 9 अक्षर। इन सभी के 4-4 विकर्ण होंगे। कैसे देख लेते हैं। ए को कहां कहां मूवमेंट ये कर सकता है, ये डायगोनल इस साइड बाईं ओर ऊपर विकर्णवत, बाईं ओर ऊपर विकर्णवत, दाईं ओर ऊपर विकर्णवत, बाईं ओर नीचे और विकर्णवत दाईं ओर नीचे। ये इस डायरेक्शन का नाम है। ठीक उसी प्रकार बी का विकर्णवत, दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे, दाईं ओर नीचे, ये डायरेक्शन है। अगर क्वेश्चन दे रहा है तो इसी के अनुसार हम लोग मूवमेंट करेंगे। बाकी
जो अक्षर बच रहे हैं ई डी ई ए बी सी, ठीक इसी प्रकार मूवमेंट होंगे जिनके 4 विकर्ण होंगे। 4 विकर्ण का मतलब ये है कि 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं डायगोनली, बाकी और दिशा में भी मूव कर सकते हैं। जैसे ए अक्षर को लेते हैं जो कि पूरी तालिका के मध्य में है। पूरी तालिका के मध्य का अक्षर ए, हम इस ब्लॉक की बात कर रहे थे जिसमें 9 अक्षर है। ये पूरी तालिका के मध्य का अक्षर है। अब ये भी 4 डायगोनल में मूवमेंट करेगा। इधर ऊपर दाईं ओर विकर्णवत, ऊपर बाईं ओर विकर्णवत, नीचे बाईं ओर विकर्णवत और नीचे दाहिनी ओर विकर्णवत। अब ये पूछता है कि इसके अगल बगल कौन से अक्षर हैं। तो अगल बगल मतलब बाएं और दाएं। तो बाएं है ई, दाएं है बी। इसके अगल बगल अक्षर हो जाएंगे ई और बी। ठीक ऊपर बी है, ठीक नीचे ई। ए के इर्द गिर्द कितने अक्षर हैं, कौन है? इर्द गिर्द मतलब इसके जो चारों ओर है, बी ए ई डी ई ए बी सी, ये इसके इर्द गिर्द है। तो ए का मूवमेंट, अगर ए अक्षर का मूवमेंट हम देखें तो कैसे मूवमेंट कर सकता है ए अक्षर? डायगोनली ऊपर राइट साइड, यानी कि विकर्णवत ऊपर दाहिने ओर, विकर्णवत ऊपर बाईं ओर, विकर्णवत नीचे बाईं ओर और विकर्णवत नीचे दाहिने ओर, ऊपर नीचे दाहिने ओर बाईं ओर। ये मूवमेंट होगा इस अक्षर का। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि चौथा था, क्योंकि ये विकर्ण बताने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में विकर्णवत अगर डायरेक्शन दे रहा है कि विकर्णवत उस अक्षर तक पहुंचिए, तो इसी विकर्ण के अनुसार हम मूवमेंट करेंगे और उस अक्षर तक पहुंचेंगे। उसमें से और के का इस्तेमाल करते हुए, जो कि पंक्ति और स्तंभ में इस्तेमाल होता है। अब एक चौथा मूवमेंट है दक्षिणावर्त एंड वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉक वाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये मूवमेंट कैसे होगा? अगर क्वेश्चन में यह कह रहा है कि पंक्ति 1 के बाएं से तीसरे अक्षर से दक्षिणावर्त चलते हुए दूसरे डी तक पहुंचिए। पंक्ति 1 के तीसरे अक्षर से दक्षिणावर्त चलते हुए दूसरे डी तक पहुंचिए। पंक्ति 1 का तीसरा अक्षर सी, क्योंकि अगर डायरेक्शन दे रहा है बाईं ओर से, तीसरा अक्षर सी होगा। अगर डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो भी बाईं ओर से चलेंगे, सी अक्षर। यहां से दक्षिणावर्त चलते हुए दूसरे डी तक पहुंचना है। दक्षिणावर्त चलने का मतलब क्या है? अगर किसी अक्षर से हम दक्षिणावर्त चलते हैं, अगर इस अक्षर डी से हम दक्षिणावर्त चल करके यहां आना है इस ए के पास, तो कैसे चलेंगे?
सबसे पहले चलेंगे सीधे, उसके बाद फिर आ जाएंगे नीचे। उसी प्रकार यहां चलेंगे दूसरे डी, लेकिन सीधे सी से सीधे चलेंगे ई तक और ई से आएंगे यहाँ। अगर ये कह रहा है कि पंक्ति 2 में बाएं से चौथे अक्षर से वामावर्त चलते हुए पहले सी तक पहुंचिए, तो पंक्ति 2 में बाईं ओर से चौथा अक्षर सी और वामावर्त चल रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और फिर पहला सी ये। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, जो कि क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और वो ये है कि पंक्ति को एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है। जैसे कहेगा पंक्ति 1 को 5 के साथ बदलिए, तो हम ये करेंगे कि पंक्ति 5 को 1 की जगह शिफ्ट कर देंगे और पंक्ति 1 को 5 की जगह, हूबहू कॉपी पेस्ट, और इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे, यानी कि इसके अक्षर इसकी जगह आ जाएंगे, बी यहाँ पर आ जाएगा, सी इस बी की जगह, डी इस सी की जगह, और ई इस डी की जगह, ए ई की जगह। अब इसी तरह पंक्ति को ये कहता है कि उलट देने पर ये तो एक्सचेंज किया गया, पंक्ति 1 का 5 के साथ एक्सचेंज किया गया, यानी कि बदला गया। अब ये कहेगा कि पंक्ति को बदलने पर, पंक्ति एक ही है, सॉरी उलटने पर, यानी कि पंक्ति एक ही है। अगर पंक्ति 3 को कह रहा है कि पंक्ति 3 को उलट देने पर, उलट दिया जाता है, यानी ये सी डी की जगह आ जाएगा और डी सी की जगह, बी ई की जगह आ जाएगा और ई बी की जगह। क्योंकि ये बीच में है तो ये एज इट इज वही रहेगा, इसका स्थान नहीं बदलेगा। ये एक मूवमेंट है। और ठीक इसी तरह कॉलम के लिए भी होता है। कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपस में बदलने पर, यानी कि कॉलम जो 3 है वो 1 की जगह आ जाएगा और एक जो है उठ करके 3 की जगह आ जाएगा। दूसरा मूवमेंट ठीक पंक्ति की तरह ही, अगर ये कह रहा है कि कॉलम 2 के अक्षरों को कॉलम 2 के अक्षरों को उलट दिया जाए। कॉलम 2 के अक्षर है बी ए ई डी सी, अब इनको उलट दिया जाए, यानी कि सी चला जाएगा बी के पास और बी आ जाएगा सी के स्थान पे, डी चला जाएगा ए के स्थान पे और ए आ जाएगा डी के स्थान पे। ई चूंकि बीच में है तो ये वही रहेगा, इसका प्लेस चेंज नहीं होगा, सेम जगह वही रहेगा। ये मूवमेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए, क्योंकि मूवमेंट कैसे होता है क्वेश्चन के देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे।